हेलो गाइस, ये है पार्ट 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन ऑफ फिजिक्स फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड। ओके, मैंने पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 है आपको डेरिवेशंस दे दिए और समझा भी दिए कि वो वाले इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जितने रहते हैं वो करेंगे। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ एलिवेटर। ठीक है, सो अब हमने अपेरेंट वेट जो है डिस्कस करना है। सबसे पहले, जब हमारे पास एक बंदा एलिवेटर में हो उसमें दो फोर्स एक्ट होंगे। ठीक है, एक जो डाउनवर्ड वाला फोर्स होता है वही ग्रेविटी, ठीक है, या वही वेट। ये देखो वेट क्या होता है, mg होता है। एंड देन नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी। जो आपको पता है नॉर्मल फोर्स भी एक होता है जो ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी होती है, और वो होता है हमारा नेक्स्ट जो फोर्स होगा। ओके, देन ये कह रहे हैं कि एज द लिफ्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन इज जीरो। ओके, सो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास जो लिफ्ट की वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास जो वो नेट फोर्स होगा इस बंदे पे जो एक्ट हो रहा है वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास आर इक्वल होगा माइनस एम जी के साथ, या माइनस वही वेट के साथ। ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो अब कह रहे हैं कि अगर लिफ्ट जो है एक्सेलरेट करे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, तो जाहिर बात है जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास कौन सा वाला फोर्स ज़्यादा होगा? यस, वो नॉर्मल फोर्स, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ज़्यादा है, तो नॉर्मल फोर्स हमारे पास ज़्यादा होगा। सो हमने इक्वेशन में कैसे राइट करना है, ये देखिए आर माइनस एम जी, मतलब हमने आर कम करना होगा बंदे के वेट से। सो इज इक्वल किसके साथ होगा, एम ए। ठीक हो गया। अब हमें आर चाहिए, सो एम जी उस तरफ जाएगा तो एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। सो हमारे पास अपेरेंट वेट जो है वो ग्रेटर होगा ट्रू वेट से। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और अपेरेंट वेट मतलब ज़ाहिरी वेट। ठीक है, जब एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है आप लोगों को पता है कि उसके हिसाब से हमारे पास मैस भी एक चीज़ की ज़्यादा हो जाती है। सो हमारे पास अपेरेंट वेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर डाउनवर्ड की तरफ जाएंगे तो जाहिर बात है हमारे पास ये एम जी जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, एम जी माइनस नॉर्मल फोर्स। ये देखिए इधर हमने लिख किया एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। एम जी उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, सो माइनस हो जाएगा, और देन आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। सो इस जब नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको पता है ना, ट्रू वेट मतलब जब एक चीज़ भारी हो तो वो नीचे की तरफ ही खींचे जाएगा। ठीक है, सो इधर एक्सेलरेशन हमारे नीचे की तरफ ज़्यादा है तो इस हिसाब में हमारे पास ट्रू वेट ज़्यादा होगा। सो इन केस ऑफ फ्री फॉल द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज जी। फ्री फॉल में हमेशा क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन ग्रेविटी होता है, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। सो आर ज़ीरो हो जाएगा, अपेरेंट वेट भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट हो रही, तो हमारे पास ना अपेरेंट के साथ काम है ना हमने नॉर्मल फोर्स के साथ काम रखना है। सो दोनों आर एंड अपेरेंट वेट ज़ीरो होंगे और जी इधर एक्ट होगा। और अगर लिफ्ट डाउनवर्ड की तरफ जाए, ठीक है, विथ मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ जी, मतलब 9.8 से भी हमारे पास एक्सेलरेशन ज़्यादा हो, क्योंकि ग्रेविटी 9.8 है, उससे भी ज़्यादा हो। ठीक है, सो तब क्या होगा, तब हमारे पास जो अपेरेंट वेट ऑफ पर्सन है, ठीक है, वो नेगेटिव हो जाएगा, और आर जो है वो ज़ीरो से छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास वो आर जो है वो माइनस में चलेगा, और अपेरेंट वेट भी क्या होगा, वो भी नेगेटिव में जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, हमें पता है कि हमारे पास एक प्रिंसिपल था कि जब नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स जो सिस्टम के बाहर फोर्सेस हैं, ठीक है, वो ज़ीरो होंगे। वो अगर हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमेशा क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, मतलब महफूज होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, वैसे कि वैसे रहेगा। ठीक है, सो लेट देयर आर एन पार्टिकल्स इन अ सिस्टम हैविंग मैसेज। ओके, हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बेशुमार पार्टिकल्स हैं, इन्फिनिटी, तो उसको हम m1 m2 m3 और mn करेंगे रिस्पेक्टिवली। एंड वेलोसिटी भी उनकी जाहिर बात है वेलोसिटी भी होगी, सो वी एन। तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये आपके पास क्लास 9 का जो है फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2 m3 v2 और n तक mn vn। तो अब न्यूटन्स का लॉ जो है, सेकंड लॉ, ठीक है, कि फोर्स क्या होता है, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो अब इसी को हम किससे लिखेंगे, इधर फॉर्मूला में लिखेंगे F इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, इधर D के साथ दिखाए, आप डेल्टा P भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा P चेंज के साथ हम दिखा सकते हैं।
delta P over delta T. So, but its force acting on the system is 0. ठीक है, तो फोर्स हमारे पास क्या है, 0 है. सो अब हमें पता है कि ये F जो है ये पूरा 0 होगा. सो ये जो है हम F की जगह हमने ये लिखिए और ये जो है मोमेंटम का है. ठीक है, सो ये इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि M1 M2 M3 V1 V2 V3 के ये जो है सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे. सो ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है हमें दिखाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, प्रूव करें कि सेकंड लॉ जो है रियल लॉ ऑफ मोशन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ आर कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ. कह रहे हैं कि सेकंड लॉ रियल मोशन है क्योंकि वो जो फर्स्ट लॉ था इनर्शिया का, ठीक है, जो हम कहते थे नेट फोर्स 0 होगा, और थर्ड लॉ जो एक्शन और रिएक्शन का होगा वो दोनों सेकंड लॉ में है. ठीक है, फिर कह रहे फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन अ सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ तो हमें पता है, देखो फर्स्ट लॉ ये था F इज इक्वल टू 0 A इज इक्वल टू 0. तो ठीक है, तो और हमारे पास सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू MA. थर्ड लॉ क्या था हमारे पास, थर्ड लॉ था एक्शन और रिएक्शन का. कंसिडर आइसोलेटेड सिस्टम कंटेनिंग टू bodies P and Q. Let external force acting on the system is 0. External force 0 है. Let body P exerts a force F1 on body Q and Q exert a force F2 on body P or for the time delta T. ये वही एक्शन और रिएक्शन का है. ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो बॉडी हो जैसे Q एंड P, तो अगर ये इस पे फोर्स डालेगा तो आपको पता है एक्शन और लॉ वो जो फोर्स है थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन. सो ये भी इस पे क्या करेगा, वही फोर्स एक्ट करेगा. सो चेंज इन मोमेंटम क्या है, F मल्टीप्लाई बाई टी. हमने ऊपर भी बोला फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम. चेंज इन मोमेंटम हमारे पास फिर इधर इस तरह आ जाएगा कि P है इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी. देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ Q, तो ये देखिए P का भी ये है, Q का भी ये है. Q का क्या होगा F1 और बस P का होगा F2. तो इधर हमारे पास बाहर से कोई भी फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. सो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ था F इज इक्वल टू MA. तो हम F की जगह हमने क्या पुट किया है, ये देखिए ये हमारे पास P और Q का है. तो हमें पता है कि जो नेट फोर्स होता है वो F1 प्लस F2 होता है. देन F1 की जगह और F2 की जगह ये पुट करेंगे, इन दोनों का प्लस क्या होगा, 0 होगा. तो अब ये देखिए इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगी इक्वेशन के उस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस. ठीक है, यही होगा एक्शन एंड रिएक्शन और ये है थर्ड लॉ. ठीक हो गया. आपको पता है ना कि अगर मैंने एक चीज़ पे फोर्स डाली तो वो दूसरा चीज़ भी फोर्स डालेगा, लेकिन ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो इस वजह से हमने इधर क्या, हमारे पास इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा और यही नेगेटिव साइन हमारे पास एक्शन और रिएक्शन दिखा रहा है. उसके बाद कह रहे हैं कि स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिराइव F इज इक्वल टू MA. ओके, it states that the rate of change of momentum is directly proportional to the force acting on the body. तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, डायरेक्टली हमारे पास प्रोपोर्शन है किसके साथ, वो जो फोर्स हम बॉडी पे डालेंगे. ठीक है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो मोमेंटम ज़्यादा, अगर कम डालेंगे तो मोमेंटम कम. तो अब let a body of mass m is moving with a speed u and after a force F is applied, let its speed change to the v in the time. ओके, हमारे पास एक मैस है, वो मूव कर रहा है एक स्पीड के साथ. ठीक है, तो उसको हम u कंसिडर करेंगे. तो हमने अगर उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है, वेलोसिटी भी उसकी चेंज हो जाएगी टाइम के हिसाब से. सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी जो P1 है इज इक्वल होगा mu के साथ. हमने ये P इज इक्वल टू MV पढ़ा है. ठीक है, अब V की जगह हम U भी पुट कर सकते हैं. फाइनल मोमेंटम क्या होगा, PF इज इक्वल टू MV. ओके, सो इधर हम M1 और MV1 MV2 भी पुट कर सकते हैं. देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, आपको पता है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल. तो हमने इनिशियल की जगह MV और फाइनल की जगह MU डाल लिया. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, ओके सेकंड लॉ तो हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम है. ठीक हो गया. सो चेंज इन मोमेंटम ये देखिए P फाइनल माइनस P इनिशियल ओवर टाइम. सो अब हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, F इज इक्वल हमारे पास F तो ये आ जाएगा. ठीक है, PF की जगह हमने MV, PI की जगह MU ओवर T डाल दिया. अब F इज इक्वल टू M इधर से कॉमन ले लिया, ये देखिए 2 M है तो एक M है, मैंने कॉमन ले लिया तो V माइनस यू ओवर T हो जाएगा. एंड देन क्या है, F इज इक्वल टू M है. ठीक है, तो A की जगह हम क्या पुट करेंगे, V माइनस यू ओवर T. ओके, दूसरा है प्रूव दैट इट्स ईजियर टू पुल अ लॉन रोलर
देन टू पुश इट। ठीक है, हम प्रूव करें कि जब हम लॉन रोलर को पुल करेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा आसान है पुश करने से। अब इसको हमने मैथमेटिकली डिराइव करना होगा। इस डायग्राम को देखिए, देखिए आपको पता है ये y वाले f साइन होगा, x वाले f कॉस होगा, ठीक है, और दोनों वेक्टर के रिजल्ट क्या है, हमारे पास f पुलिंग फोर्स है। और नीचे की तरफ क्या होता है, हमेशा F इज इक्वल टू mg होता है, और इधर हमने डाला है F W, जो हमारे पास mg होता है, ये होगा माइनस F साइन, जैसे हमने उधर ऊपर R माइनस mg किया था नॉर्मल फोर्स, तो इधर हम करेंगे W माइनस F साइन थीटा। अब ये देखिए दूसरा डायग्राम पुशिंग फोर्स के लिए। पुशिंग फोर्स के लिए ये देखिए हमारे पास F कॉज है और F साइन भी नीचे की तरह है, वेट भी नीचे की तरह है, और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो ये होगा जो पुशिंग फोर्स है। तो इफेक्टिव वेट हमारे पास होगा W प्लस F साइन थीटा। ओके, इट्स क्लियर फ्रॉम डायग्राम। अब देखिए हमने डायग्राम को देखा, ठीक हो गया, ये मेरे पास है डायग्राम। अब ड्यूरिंग पुशिंग अ कंपोनेंट ऑफ पुशिंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेट विच इंक्रीज द इफेक्टिव वेट मेकिंग द रोलर फील हैवी। ठीक है, सो जब हम एक चीज़ को, ये देखिए हम पुश कर रहे थे ना, ये देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही थी, वेट के साथ सेम आ रही थी, W प्लस F साइन थीटा है। ठीक है, सो इसकी वजह से हमारे पास वो जो रोलर होगा वो हैवी महसूस होगा कि दोनों चीज़ ही एक डायरेक्शन में। सो ड्यूरिंग अ पुलिंग, a component of pulling force is opposite to the direction of weight, which decrease the effective weight, making the roller feel light। ये देखिए F W माइनस इज इक्वल टू F साइन थीटा, ये देखिए दोनों एक से क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, सो यही इफेक्ट हमारे पास क्या करेगा, ऐसा महसूस हमें होगा कि वो चीज़ जो है हमारे पास उसकी वेट जो है थोड़ी कम महसूस हो रही है, क्योंकि ये देखिए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसी ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमें वो लाइट महसूस होता है। ठीक है, हल्का महसूस होता है। डिस्कस द हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमने ये डिस्कस करना है। कंसिडर अ कार्ट कनेक्टेड टू अ हॉर्स बाय अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये कार्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रिंग के साथ है वो किसके साथ अटैच हुआ है, हॉर्स के साथ। तो हॉर्स वाइल पुलिंग द कार्ट प्रोड्यूस अ टेंशन। ओके, हॉर्स उसको जब क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है, सॉरी पुल कर रहा है, तो वो क्या करेगा, टेंशन प्रोड्यूस करेगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि इस तरफ है ना, तो कॉर्ड को भी तो इसी तरफ खींच रहा है। ठीक है, सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो ये हमारे पास आएगा एक्शन। सो द कार्ट इन टर्न पुल्स द हॉर्स बाय इक्वल फोर्स T इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, एक क्या है, वो एक तो उस तरफ खींच रहा है, और एक कार्ट क्या है, इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उसके पास क्या होगा, एक फोर्स होगा। देन इनिशियली द हॉर्स passes द ग्राउंड विद अ फोर्स F इन इंक्लाइन डायरेक्शन। ठीक है, तो हॉर्स जो ग्राउंड पे प्रेस करता है ना, वो फोर्स जो होता है वो इंक्लाइन डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इंक्लाइन मतलब उसमें कोई एंगल इधर आएगा या थोड़ी ऊपर की तरफ होगा। उसके बाद द डायरेक्शन आर ऑफ द ग्राउंड एक्ट्स ऑन द हॉर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन आर हमारे पास क्या होता है, एक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये आर जो है हमारे उस फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। So vertical component V which balance the weight of the horse, the horizontal component H which helps to the horse to move forward। ये देखिए horizontal हमारे पास क्या करेगा, मदद करेगा कि horse उसको forward ले जाए आगे की तरफ, और vertical component जो है वो weight को balance कर रहा है। ये देखिए अगर ये कार्ड हो, अगर वो vertical वाला उस पर balance ना करे, ठीक है, तो ये मुड़ सकता है इस तरफ। तो एक ऊपर से भी कोई फोर्स आ रहा है ताकि उसको बैलेंस में रखे। सो लेट F बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, F को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करेंगे। सो हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड इन केस हॉर्स की जो फोर्स है वो क्या होगा, टेंशन से ज़्यादा होगा। सो इन दैट केस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉर्स, नेट फोर्स क्या होगा, H माइनस टी, क्योंकि हॉर्स हावी है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो फोर्स ज़्यादा डाल रहा है, टेंशन से ज़्यादा डाल रहा है। सो हॉर्स की जो टेंशन से, फोर्स से, वो टेंशन से ज़्यादा हो तो हॉर्स उसको आगे बढ़ा सकता है। तो इधर हमने क्या बोला, H माइनस टी, तो H माइनस टी इज इक्वल होगा ma के साथ। द कार्ट मूव्स फॉरवर्ड। ओके, कार्ट जब भी फॉरवर्ड जाएगा जब T होगा ग्रेटर देन F, मतलब फ्रिक्शन। सो इन दैट केस क्या होगा, T माइनस F हो जाएगा। द वेट ऑफ द कार्ट इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड एक्टिंग ऑन इट। एक भी क्या मैंने बोला था कि ये बैलेंस का होता है। ठीक है, वेट कार्ट जो है वो कब बैलेंस में होगा, जब हमारे पास ये जो ऊपर वाला नॉर्मल फोर्स होगा कार्ड के ऊपर वो mg के साथ बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारा वो जो कार्ड होगा वो बैलेंस में होगा। सो सिंस द कार्ड ऑल्सो हैज सेम एक्सेलरेशन, इफ मास ऑफ द कार्ड इज m
देन ओके मैस ऑफ कार्ड एम है, सो टी माइनस एफ मतलब टेंशन जो है फ्रिक्शन से ज़्यादा था, टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए होगा। एडिंग 1 एंड 2, हमारे पास 1 वाला जो था वो था एच माइनस एफ, एंड देन हमने जो है टी की जगह एच पुट की है, एंड एम जो बड़ा वाला मैस था प्लस एम ए, ठीक है। सो ए होगा एच माइनस एफ डिवाइडेड बाय, हमें पता है एक्स के पीछे जो भी चीज़ होगी वो नीचे इधर आएगी, सो ये इस तरह नीचे आ गया। सो ऑब्वियसली इज अ पॉजिटिव, ए इज अ पॉजिटिव, ठीक है। ए पॉजिटिव होगा अगर हमारे पास हॉर्स का फ्रिक्शन से क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, तो हॉर्स फ्रिक्शन से बड़ा है, ठीक है, इसमें हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। थस द सिस्टम मूव्स, सिस्टम इसी तरह मूव करेगा जब हमारे पास हॉर्स का जो फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो। फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इज मोर देन फ्रिक्शन बिटवीन कार्ट एंड रोड। तो इसीलिए तो कार्ट हमारे पास आगे जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो हॉर्स का फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा है, फ्रिक्शन पे हावी हो रहा है, तो फ्रिक्शन उससे कम है, तो इसीलिए हमारे पास आसानी से हमारा कार्ट जो है फोर्स आगे जाएगा। ओके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, ठीक है। डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज आफ्टर सच अ कोलिजन। ओके ये देखिए दो हमारे पास क्या होंगे, बॉडीज होंगे, m2 है और m1 है, ठीक है, ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। तो वो क्या वेलोसिटी के साथ क्या है, मूव कर रहे हैं एक ही स्ट्रेट लाइन में, एक साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। सो लेट देयर वेलोसिटी बी v1 एंड v2 आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन हम वेलोसिटी को क्या करेंगे, v1 एंड v2 करेंगे। वैसे भी आपको पता है अगर एक बड़ा बॉल हो, ठीक है, एक छोटे बॉल के साथ टक्कर खाए तो वो इसी तरफ मूव कर रहा है। सो जब इसके साथ टक्कर खाए तो इसको भी तो आगे करेगा ना, क्योंकि इस बड़े बॉल ने बहुत ज़ोर से टक्कर खाया, और जब टक्कर खाया इसको भी फोर्स दे दिया, और इसको जो फोर्स देगा तो ये भी आगे की तरफ ही बढ़ेगा, ये भी मूवमेंट स्टार्ट करेगा। ये देखिए इधर भी है, बिफोर कोलिजन m2 इधर है, स्टेरिक फॉर्म में है, मूव नहीं कर रहा, तो जब कोलिजन हो जाता है तो हमारे पास m2 की डायरेक्शन देखो इधर आ गई है, ठीक है, पोजिशन इधर है, पहले इधर था इधर आ गया, क्योंकि कोलिजन हो गई है तो इसके साथ साथ वो भी मूव कर गया। सिंस मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व भी होगी इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है, हमेशा सारे सिस्टम में कंजर्व भी होता है। मोमेंटम का हमें पता है एम वी था, इधर यू के साथ दिखाया m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2, ठीक है, क्योंकि दोनों की ये देखिए इधर का पहला इक्वल है फिर इस दूसरे का इक्वल हो जाएगा। देन हमने क्या करना है इसमें, u और v को जो है डिफरेंट पार्ट में लाना है। कैसे, ये जो 1 1 है ना ये 7 हो जाएंगे, ये इस तरफ आ जाएगा, ये देखिए माइनस बन गया, ये 2 2 उस तरफ चला जाएगा, और ये जो 2 2 है m2 ये देखिए ये भी माइनस बन गया, ठीक है। अब इसमें से मैं m1 से कॉमन ले लूँगी और दूसरे में से भी मैं m2 से कॉमन ले लूँगी, तो m1 और m2 तो निकल आ जाएंगे। सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी है वो भी महफूज ही रहेगा, वो भी कंजर्व होगा। सो इसका अगर हमने काइनेटिक एनर्जी लेना हो तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या है, m1/2 mv2, ठीक है, ये है काइनेटिक एनर्जी का। सो हम काइनेटिक एनर्जी अगर हर बॉडी की देखिए, सो 1/2 m1u1 स्क्वेयर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वेयर इज इक्वल टू, बिल्कुल ऊपर की तरह जो m2 की साथ लिखी हमने, 1/2 m1v2 स्क्वेयर m1/2 m2v2 स्क्वेयर, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछले में किया 1 1 वाले साथ ले आएंगे, सो ये मेरे पास 1 1 वाले हैं, ये इस तरफ आ जाएगा, ये देखिए इस तरफ आ गया, ठीक है, सो माइनस बन जाएगा, और ये जो 2 2 वाला है उस तरफ चला जाएगा, और वो भी क्या बन जाएगा, माइनस, जो इधर माइनस बन गया है। अब आगे हमने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1/2 m, सो इससे कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा u स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, और इधर भी यही करेंगे, 1/2 m जो है हमारे पास कॉमन है, सो हमारे पास बच जाएगा v2 का स्क्वेयर माइनस u2 का स्क्वेयर, ठीक हो गया। सो इसमें से हमें पता है, ये देखिए दोनों तरफ 1/2 है, तो 1/2 तो कैंसिल हो गए, ये देखिए कैंसिल हो गए, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये जो है हमारे पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला a2 माइनस b2 का, तो जब हम खोलते थे क्या बनता था, a प्लस बी a माइनस बी, तो बिल्कुल इसी को हमने ऐसे ही लिखना है, u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, इस तरफ भी यही करना है, ये वही फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का। सो ये v2 माइनस v2 प्लस u2। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास जो थे पहले, वो हमने सबसे पहले जो डिराइव किए थे ये आए थे ना, तो वो नीचे आ जाएंगे, और ये जो दूसरे में किए थे ये ऊपर हम लिख लेंगे,
तो आपको पता है ये जो सेम सेम है, ये देखिए ये सारे सेम थे, सो ये सारे कट जाएंगे, ठीक है। तो पीछे क्या बच रहा है, u1 प्लस v1, v2 प्लस u2, ये देखिए ये बच गया है, ठीक है। सो अब हमने इसको क्या करना है, अरेंज करना है। ये जो u है u के पास आएगा, v के पास जाएगा, सो ये उस तरफ जाके इस तरफ पॉजिटिव था, उस तरफ जाके नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव था, उस तरफ जाके नेगेटिव बन जाएगा। थस relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation since coefficient of restitution, ये देखिए relative velocity of separation, relative velocity of approach, तो इसको हम क्या कहेंगे, E is equal to V2 minus V1 over U1 minus U2, ये जो है ये coefficient of restitution है। Therefore for perfectly elastic collision, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हमें E1 चाहिए, ठीक है, याद रखना एमसीक्यूज के लिए E हमेशा 1 ही होना चाहिए परफेक्ट कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए। सो अगर हमें V2 चाहिए, आपको पता है V2 तो इसी तरफ रहेगा, जो V2 के पास था ये इस तरफ आ जाएगा, सो U1 माइनस U2 प्लस V1 हो जाएगा। हमने इसको मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। सो अब ये देखिए मैंने V2 इधर ढूंढ लिया है, तो अब मैं V2 की जगह ये ही पुट करूंगी, ये देखिए मैंने पुट कर लिया, ठीक है। सो आपको पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो m2u1 इसके साथ माइनस m2 माइनस m2u2, और ये इसके साथ m2v1, ये देखिए ये तीनों इसी मल्टीप्लिकेशन से आए हैं। अब इस फर्स्ट में जो है u से कॉमन ले लेंगे, सो u कॉमन ले लेंगे, m1 और माइनस m2 बच जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या हो जाएगा, प्लस 2m2u2 क्यों हो गया है, ये m2u2 देखिए ये एक m2u2 है, ठीक हो गया। एक और किधर m2u2 होगा, ये देखिए, ओके। सो ये हमारे पास हो जाएगा m1 माइनस m2u1, क्योंकि हमने u1 से क्या दिया है, कॉमन लिया है, ओके। ये मैं आपके लिए सही इधर लिख लूँ क्योंकि ये पूरा पूरा लिखा नहीं है, ठीक है। सो ये देखिए इधर मेरे पास m1u1 m2u2 था ना, ठीक है। सो अब ये m2u2 है, अब ये जो है ये भी तो m2u2 है, ठीक हो गया। सो अब ये m2u2 इस तरफ चला जाएगा इधर, तो ये बच जाएगा m1u1 प्लस m2u2 प्लस m2u2, ये देखिए ये प्लस m2u2 आ गया, ठीक हो गया। और हमारे पास क्या है, ये देखिए u1 जो है, ये u1 m2u1 भी उस तरफ ही चला जाएगा, तो ये बच जाएगा m1u1 माइनस m2u1 प्लस 2m2u2, 2 क्यों, क्योंकि ये देखिए पीछे 1 होता है ना हमारे पास कोफिशिएंट, सो 1 प्लस 1 करेंगे और m2u2 जो है वो इसी तरह रह जाएगा। इधर से हम कॉमन ले लेंगे किसको, u1 को, क्योंकि u1 ही कॉमन है, u1 को कॉमन लेंगे तो ये होगा m1 माइनस m2, और इधर 2m2u2, ये देखिए ये इधर से आ गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये दो तो चले गए थे, ये देखिए m1 v1 m2 v2 बच रहा था, इधर आप v1 से कॉमन ले क्योंकि v1 ही कॉमन है, तो इधर बच जाएगा m1 प्लस m2। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। सो ये पूरा हम लिख लेंगे और ये वाला हिस्सा जो है इसके नीचे आ जाएगा, ये देखिए इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। बट इन लोगों ने कैसे लिखा है, सेपरेट सेपरेट लिखा है, m1 m2 एक दफ़ा इसके नीचे और दूसरी दफ़ा इसके नीचे, ये देखिए। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव, हमारे पास अगर हमने v2 को प्रूव करना है, सो हम उधर पीछे से हम v2 हमें चाहिए, सो फिर v2 के लिए भी यही काम करेंगे, जस्ट v2 वाला हिस्सा जो है वो इस तरफ आ जाएगा, तो m2 m1 u2, और ये जो है बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आता भी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टेट एंड प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम। कंसिडर अ बॉडी ऑफ अ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी u। आप कंसिडर करें कि एक मास क्या करे, वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। नाउ लेट अ फोर्स F इज अप्लाइड टू, ओके, अब हमने क्या किया, उस पर एक फोर्स डाल दिया, सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बिकम्स v आफ्टर सम टाइम। v क्यों, क्योंकि जाहिर बात है अगर एक बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक बॉल की एग्जांपल दे रही हूँ, एक बॉडी जो भी हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो अगर मैंने उस पर कोई फोर्स ऐड करवा लिया, ठीक है, तो उसकी स्पीड या ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको v कंसिडर कर लेंगे। लेट द वेलोसिटी चेंज बी dv, ठीक है, या वही डेल्टा v, तो डेल्टा की जगह वी एस हो गई, फॉर स्मॉल टाइम dt एंड
ओके, ये लिमिट याद है ना, ये जो है हमारे पास टाइम क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो के करीब होगा। फॉर स्मॉल टाइम dt एंड बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ds ड्यूरिंग दिस टाइम। सो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, वो था w इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, जितना फोर्स उतना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना ही वर्क ज़्यादा होगा। ठीक है, सो वही फॉर्मूला है। ये देखिए एफ जो है, इधर सिर्फ डी, आप इधर डेल्टा w है इज इक्वल टू एफ डी मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक हो गया। अब ये देखिए डी डब्ल्यू एफ की जगह हम क्या पुट करेंगे, एम ए, और डी और एस ठीक वो जो है बिल्कुल सेम ही रह जाएगा। अब डी डब्ल्यू एम एम ए की जगह वी ओवर टी डालेंगे। ठीक है, आपको पता है कि ए क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, तो हमने ए की जगह क्या डाल दिया, वी ओवर टी। और ये जो डी एस है या फिर वही डेल्टा एस है। ठीक है, डी जो है इज इक्वल टू डेल्टा है, आप कंफ्यूज ना होना कि डी क्या है, डी वही डेल्टा है। सो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एम और ये जो है डेल्टा वी। ठीक है, अब ये हाँ हम डेल्टा जो एस है, ठीक है, ये डेल्टा एस और ये जो टी है इसके नीचे आ गया है, ये इधर आ गया। अब इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू एम वी डी, और एम वी डी भी वी हो जाएगा। ये देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये जो है ये भी इसी v के इज इक्वल हो जाएगा। सो टोटल वर्क डन इन चेंज वेलोसिटी फ्रॉम u टू v इज, ओके, u टू a v इज, ये देखिए ये इंटीग्रल है। ठीक है, ये इंटीग्रल का साइन है। फर्स्ट ईयर में इंटीग्रल आपके पास नहीं है, सेकंड ईयर में आप सीखेंगे। ओके, सो ये इंटीग्रल एम वी डी वी, ठीक है, इंटीग्रल जो होती है उसकी डेरिवेशन ऐसा है, ये जो m है इधर पीछे रह जाएगा, ये v और ये जो 2 है इसके पास ये v2 है ना। ठीक है, सो ये जो हमारे पास नोटेशन होता है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v2। ठीक हो गया, v2 ओवर 2, सो ये हो जाएगा 1/2 m v2 माइनस u2। ठीक हो गया, ये देखिए ये भी तो u था, ये हमने फिर से उसकी जो है डेरिवेटिव्स में डाल दिया। सो v2 माइनस u2 एंड देन w इज इक्वल टू 1/2 mv2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको पता है तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यही डेल्टा w आ जाएगा।